Good morning 8th class. Welcome to your own channel नवनीत Academy. अब in the last video बच्चा हमने ये देखा कि एसिड्स के साथ मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यू नो व्हाट बेसिस आर? पता है ना आप सबको, जो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलो देखते हैं कैसे होता है। प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और उसके अंदर 3 to 4 पेटल्स ऑफ इट डालने हैं हमें इन 5 ml ऑफ वाटर। 5 ml वाटर लेना है, उसके अंदर 3 से 4 ग्रैन्यूल्स या पेटल्स यू कैन से डालने हैं हमें। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इन इट। नाउ एल्यूमिनियम इज योर मेटल। हियर वी आर चेकिंग कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व केयरफुली। क्या होगा जब हम उस बर्निंग मैच स्टिक को उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आएंगे? तो चिंगारी उठेगी, पॉपअप साउंड निकलेगी, एंड दिस पॉपअप साउंड इंडिकेट्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेस, हियर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, यानी वो किसी भी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है मेटल, सो वो H2 गैस रिलीज़ करता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। और हमें कैसे पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है? जब आप उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे तो वो पॉपअप साउंड क्रिएट करेगी। ओके, नॉन मेटल्स हमारे सिलेबस में नहीं है और उनका बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अभी हम मेटल्स पे फोकस करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, चलो ये देख। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन that you are performed in class 7th. अब एक्टिविटी 4.8, टेक 500 ml बीकर्स, यानी 100 ml के बीकर्स लेने हैं हमें और उनको लेबल करना है A, B, C, D and E। ठीक है, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, यानी हाफ फिल कर दो सबको। डिज़ोल्व एंड ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस। कौन कौन से, चलो देख लेते हैं। दिस वन, जैसे इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। ओके, नाउ कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। अब उसके बाद हमें रिकॉर्ड करनी है ये सारी ऑब्जर्वेशंस। देखो, बीकर ए में क्या था हमारा, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स। बीकर बी में कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल। सी बीकर में जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स। बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। बीकर ई में जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल। पांचों के पांचों बीकर कर दिए, अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए रख दिया। अब what changes do you observe in the various beakers? You have read one of the metal displays another metal from its solution, from its compound and aqueous solution. Like first we have in beaker A, zinc replaced copper from copper sulfate. That is why blue color of the copper sulfate disappears and a powdery red mass of a copper is disposed at the bottom of a beaker. This reaction can be represented as this. देखो बेटा, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था? ओके, सो वी हैव कॉपर सल्फेट जिंक। अब जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो उसने क्या किया कि कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह पे खुद आ गया, यानी अब इस सल्फेट के साथ कौन आ गया? जिंक आ गया। तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। अब बेचारा कॉपर जो जिंक से बहुत ज़्यादा वीक है, वो कुछ कह ही नहीं पाया, तो कॉपर बेचारा अलग हो गया। अब इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये जिंक सल्फेट के साथ आ गया, तो ये जो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया और रेड कलर नीचे डिस्पोज हो गया। अच्छा,
अब ये बात समझ में आ गई सबको। इस रिएक्शन को जिस केस में किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ अपनी जगह से हटा देना किसी भी कंपाउंड या थिंग को, ठीक है। नाउ you can write down the reaction taking place in the beaker B in the similar manner, इस manner में। चलो एक बार देखते हैं काम। There could have been displacement of zinc by copper in the beaker C। अब यहाँ पर वो उससे स्ट्रॉन्ग था तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। एंड बाय आयरन इन बीकर E। Similarly, iron could be displaced by the copper in beaker D। Since we do not see any change in the beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate। क्योंकि इस beaker C में तो कोई change ही नहीं आया, तो that means what? कि zinc जो है वो क्या है? When zinc can replace copper in beaker A, हमने पढ़ा था ना कि कॉपर सल्फेट था पहले हमारे पास, बट बाद में आफ्टर रिएक्शन वो बन गया जिंक सल्फेट। क्यों? क्योंकि जिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और बीकर सी में क्या है? कॉपर वीक है और बीकर ए में भी, तो इसीलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, व्हाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी? बिकॉज रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री, इट फॉलोज अ डेफिनेट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट। इसीलिए ये रूल हमेशा सेम रहेगा कि जिंक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो किसी भी केस में हो, चाहे हम बीकर ए की बात करें, बीकर बी की बात करें, सी, डी और ई, जिंक कॉपर से हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल यानी वीक मेटल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वीक मेटल्स थे। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम द रिएक्शन? कौन सा लेस रिएक्टिव है और कौन सा मोर रिएक्टिव है? येस, अब हम इजीली कर सकते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं? यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा, बिकॉज इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उसके। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम ऑफ द नॉन मेटल। चलिए अब इनमें से कुछ को पढ़ते हैं और गेस करते हैं कि ये कौन सा नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। कौन सा नॉन मेटल है? यस, O2, योर ऑक्सीजन। आप जब ब्रीथ इन करते हो, इनहेल करते हो, ऑक्सीजन लेते हो। यस, वेरी गुड। Non-metal used in fertilizers to enhance the growth of a plant, that is nitrogen। yes, help करती है ना growth में। next is non-metal used in water purification process। थोड़ा सा याद करो। yes, that is chlorine। क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं, इवन स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी ये यूज़ होता है। now non-metal used in the purple colored solution which is applied on wound as an antiseptic, that is your iodine। get it? अच्छा, अब जो आप बेटाडिन वगैरह यूज़ करते हो उनमें भी पर्पल कलर का एक टिंचर डला होता है विद अल्कोहल विच इज़ योर आयोडीन। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर। क्रैकर में कौन से नॉन मेटल्स यूज होते हैं? सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है जो क्रैकर्स में बर्निंग प्रोड्यूस करता है, क्रैक की जो साउंड आती है, ठीक है, और वो इजीली फट जाते हैं जैसे वो हम उनमें फायर लगाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स एंड मेटल्स हैं जिनका आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़े, उनको देखा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड, बेसिस, वाटर, सॉल्ट, इन सब के साथ। ओके, थैंक यू।